देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट भाई। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्लास प्रिज्म है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे करती है भाई, पढ़ा था ना। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये व्हाइट लाइट जो भी सूर्य की लाइट होती है उसको नॉर्मली हम सनलाइट भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, व्हाइट लाइट भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो व्हाइट लाइट के जरिए से क्या है, जो ग्लास प्रिज्म है भाई वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे करेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है भाई, इसको हमने क्या बोला था, इंसिडेंट रे बोला था भाई। क्या बोला था, इंसिडेंट रे भाई। ठीक है, जो कि कैसी लाइट है भाई, व्हाइट लाइट है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जब भी व्हाइट लाइट क्या है ग्लास प्रिज्म के अंदर जाएगी, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होती तो ये क्या होती भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी चली जाती भाई। ठीक है, तो व्हाइट लाइट को जब इसके अंदर से गुजारेंगे भाई, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये यहां से क्या होगा, 7 कलर में बट जाएगी भाई। कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर में भाई। ठीक है, तो जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में क्या हो रही है भाई, स्प्लिट हो जाए भाई। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है भाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन दे देंगे, व्हेन ए व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। ठीक है, वो 7 कलर जो होंगे भाई हमारे पास, वो नीचे से स्टार्टिंग करने पड़ेंगे भाई हम लोगों ने। कहां से स्टार्टिंग करने पड़ेंगे भाई, नीचे से स्टार्टिंग करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, नीचे से कहां से स्टार्ट करेंगे भाई हम लोग, देखें यहां से स्टार्टिंग करने पड़ेंगे भाई हम लोगों को। ठीक है, देखो भाई यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, वी आई बी जी वाई ओ आर। इसने पहला वर्ड दे रखा है वी और लास्ट वाला क्या दे रखा है, आर दे रखा है भाई, दे रखा है ना। ठीक है, तो ये विबग्योर बनेगा भाई। क्या बनेगा, विबग्योर बनेगा भाई। तो विबग्योर की जो फॉर्मेशन होगी वो हमको कलर की सीक्वेंस याद कराने में क्या हो गई, सहायता करेगी भाई। ठीक है, इसको एक्रोनियम ऑफ विबग्योर बोलते हैं भाई, मतलब कलर की सीक्वेंस याद कराने में क्या करता है, ये सहायता करता है भाई। ठीक है, मतलब वी से क्या हो जाएगा भाई, वॉयलेट हो जाएगा भाई। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा भाई, इंडिगो हो जाएगा भाई। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा भाई, ब्लू हो जाएगा भाई। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा भाई। वाई फोर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा भाई। ओ फोर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा भाई। और आर फोर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऊपर से नीचे की साइड आएंगे हम लोग, तो ये डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है भाई। किसके अकॉर्डिंग है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। और नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग तो इंक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, वेवलेंथ के बेस पे। वेवलेंथ पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन और ए कंप्रेशन सिग्नोजन वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से क्या करते थे, डिनोट करते थे। ऐसा यूनिट क्या हो जाती थी इसकी, मीटर हो जाती थी, क्योंकि एक प्रकार की क्या है, लेंथ है भाई। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है भाई, किसी भी वेव की लेंथ, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ भाई। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ क्या है भाई, सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है भाई, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है भाई, रेड की वेवलेंथ की कितनी है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी है भाई, वॉयलेट की सबसे कम। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई, है ना। और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो जिसकी जितनी वेवलेंथ कम होती है वो उतना ज्यादा फैल जाता है, स्कैटर करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पढ़ा था ना। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम वो उतना ज्यादा क्या करेगा, स्कैटर करेगा, फैल जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की क्या होगी, बहुत ही कम होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा फैल जाएगा भाई, फैल जाएगा ना। तो रेड की ज्यादा होगी तो ये स्कैटर नहीं करेगा भाई। समझ में आ गई बात।
क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि ये जो VIBGYOR मिल गया भाई, ये एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो ये बैंड मिला है ना हम लोगों को, इस बैंड को क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानेंगे? स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? इस फिनोमिना की खोज क्या है, आप उस साइंटिस्ट को भली भांति जानते हो, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने इसकी क्या की थी, खोज करी थी भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, इसकी खोज भी आइजैक न्यूटन ने ही करी है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है वो आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई सभी को? फिर हमारे पास क्या है भाई, देखें, ये कहता है कि यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर। आपने अभी अभी एक डायग्राम के माध्यम से देखा कि एक व्हाइट लाइट अगर ग्लास प्रिज्म के अंदर से जा रही है तो कितने कलर में बट जा रही है भाई? 7 कलर में स्प्लिट होगी भाई, सीधी सी बात है ना? तो ये कहता है कंपोनेंट्स बाय ए प्रिज्म, एक प्रिज्म की वजह से भाई। क्लियर है? फिर कहता है व्हाई डू वी गेट दीज कलर, ये कलर हमको क्यों मिलते हैं भाई? किसके कारण मिलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण मिलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। मतलब क्या होता है कि अलग अलग एंगल पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है भाई। देखो यहां से क्या है कि यहां से तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारे के सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं, लेकिन आगे की साइड जाएंगे तो देखेंगे कि ये अलग एंगल से बेंट हो रखा है आगे की साइड, अगला वाला कलर अलग एंगल से बेंट है, अगले वाला कलर अलग एंगल से बेंट है भाई, है ना? तो जब भी क्या होता है, ये अलग अलग एंगल से बेंट करने की वजह से हमको कितने कलर मिले हैं? 7 कलर मिले हैं भाई। ठीक है, और 7 कलर जब भी व्हाइट लाइट से मिलेंगे तो कौन सा फिनोमिना हो जाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है भाई। समझ में आ रही है बात? फिर इसके अंदर कहता है बेटा एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म भाई, जब उनको क्या किया जाता है, प्रिज्म से पास किया जाता है। कंडीशन ये कि व्हाइट लाइट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, जो रेड लाइट है भाई वो थोड़े एंगल पर मुड़ रहा है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, वाइल द वोयलेट मोस्ट, वोयलेट कितना है, वोयलेट का एंगल ज्यादा है भाई। ठीक है, thus the rays of each color emerge along different path and thus becomes distinct भाई। सारी की सारी जो रेज है वो अलग अलग एंगल से इमर्ज हो रही है भाई, अलग अलग एंगल से मुड़ रही है भी, बेंट हो रही है, इसी वजह से वो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है भाई। ठीक है, इट इज बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम, जो कलर्ड बैंड मिला है हमको उसको हमने क्या बोला है भाई? स्पेक्ट्रम का नाम दिया है भाई, जिसमें से आपको बताया कि वोयलेट कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? कम होती है, इस वजह से ये ज्यादा स्कैटर करेगा, और रेड की सबसे क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है भाई, इसी वजह से वो क्या करेगा? कम स्कैटर करेगा भाई। समझ में आ गई बात? फिर है भाई हमारे पास कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो उसने खोज दिया, एक ऐसा फिनोमिना आया कि उसने रखा कि भी एक ग्लास प्रिज्म रखी तो वो 7 कलर के अंदर जो व्हाइट लाइट है वो बट रही है भाई, लेकिन उसने उल्टी करके क्या रख दी, एक दूसरी ग्लास प्रिज्म और रख दी। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो 7 कलर है वो व्हाइट लाइट के रूप में मिल रहे हैं भाई। ठीक है, इस चीज से क्या प्रूव होता है कि व्हाइट लाइट जो होती है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं भाई। आपने सीडी डीवीडी की कैसेट देखी होगी, देखी है ना सीडी डीवीडी की कैसेट, उसमें आप लोग देखते हैं तो कितने कलर, यही विबग्योर दिखाई देता है आपको, VIBGYOR, रेनबो फॉर्मेशन होती है, आपको दिखाई देता है रेनबो, उसमें भी यही सेम कलर होते हैं, VIBGYOR। ठीक है, इसके बेस पे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बेस पे न्यूटन ने एक डिस्क तैयार की। ठीक है, उसने क्या लिया, एक आयरन का गोल टुकड़ा ले लिया एज लाइक डिस्क, जैसे सीडी डीवीडी की कैसेट होती हैं, उनके ऊपर क्या किया, जो VIBGYOR कलर होते हैं उनकी पट्टियां चेप दी भाई, चिपका दी कहने का मतलब। तो जब उसको क्या किया गया, उस डिस्क को किसी मोटर की सहायता से जोड़ करके जब उसको बहुत ही तेजी से स्पीड में घुमाया गया तो वो जो डिस्क थी उसके ऊपर तो विबग्योर कलर था। ठीक है, लेकिन वो कैसी दिखी,
व्हाइट कलर की दिखी थी भाई। कैसी दिखी थी? व्हाइट कलर की। इसी वजह से न्यूटन ने खोज की उसकी, तो उस डिस्क को क्या नाम दिया गया? न्यूटन्स डिस्क नाम दिया गया भाई। जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट खोजा गया था, उसी के जस्ट बाद में क्या किया गया था? न्यूटन डिस्क का आविष्कार किया था। किसने? आइजैक न्यूटन ने भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर इसके अंदर आता है कि भी रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या हम 7 कलर से वापस व्हाइट लाइट ले सकते हैं? अगर मान लीजिए इसने क्या किया भाई, हमारे पास ये प्रिज्म सीधी रखी हुई है भाई, रखी हुई है ना, तो अगर इसके अंदर से ये व्हाइट लाइट जा रही है तो ये क्या करेगी? ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला क्या है? वोयलेट है भाई, है ना। इनके बीच के जो कलर होंगे VIBGYOR होंगे भाई, होंगे ना। तो जब ये कलर जो है इस दूसरे वाली प्रिज्म के अंदर से जाएंगे भाई, जाएंगे ना इस प्रिज्म के अंदर से, ठीक है। तो ये उल्टी रख रखी आप लोगों को दिख रहा है ना। तो ये जो कलर है वापस किस में मिल रहे हैं? व्हाइट लाइट में मिल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी किसने किया? न्यूटन ने अपने आप किया था। अभी स्क्रीन लगा रखी थी और स्क्रीन पे जो है अगर हम क्या करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक प्रिज्म के जरिए से हो रहा है, उसके आगे क्या करेंगे, एक रिवर्स क्या करेंगे, प्रिज्म रख देंगे, ग्लास प्रिज्म। तो जब भी जो कलर्ड कंपोनेंट है जब प्रिज्म के अंदर से गुजरेंगे तो वापस बाहर कौन सी रे ऑफ लाइट आएगी? व्हाइट रे ऑफ लाइट आएगी भाई, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है भाई, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट से प्राप्त किया था, न्यूटन पहला साइंटिस्ट था भाई, ठीक है। तो ये कहता है ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ ए व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दूसरी प्रिज्म का यूज करके ये दर्शाया कि जो भी स्पेक्ट्रम के कलर मिल रहे थे उनसे क्या है, हम व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज से उसने प्रूव किया था कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है हाउ एवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, वो और ज्यादा कलर नहीं बनाएगी भाई, ठीक है। क्या बनाएगी? व्हाइट लाइट बनाएगी भाई। देन ही प्लेस्ड सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इनवर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। फर्स्ट प्रिज्म के क्या है, इन्वर्टेड रख दी, उल्टी रख दी भाई, रख दी ना। तो क्या हुआ भाई, शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर जो दिखा रखा है। तो क्या करेगा भाई, दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। जितने भी कलर थे वो किसके अंदर से पास हो रहे हैं? सेकंड प्रिज्म के अंदर से पास हो रहे हैं। ही फाउंड ए बीम ऑफ ए व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। आप लोग देख रहे हैं जो सेकंड प्रिज्म की ये वाली साइड है, इस पे कौन सी लाइट आ रही है भाई? व्हाइट लाइट आ रही है भाई। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इसी ने न्यूटन को आइडिया दिया कि भी जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, और अगर हम 7 कलर को मिलाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि भी उठा के कोई भी 7 कलर मिला दिए, नहीं, वो VIBGYOR ही होना चाहिए। V फॉर वॉयलेट, ठीक है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर, O फॉर, R फॉर, ये कलर होने चाहिए बेस के अंदर, विबग्योर कलर होने चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। तो वो क्या देंगे भाई? व्हाइट लाइट देंगे भाई, ठीक है। फिर इसमें कहता है एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो 7 कलर बनाती है सनलाइट की तरह, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? व्हाइट लाइट ही बोल सकते हैं भाई। हम क्या बोल सकते हैं? व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट कितने कलर से बनी हुई है? 7 कलर से। या बोल दे कि 7 कलर कौन सी लाइट के अंदर होते हैं? व्हाइट लाइट के अंदर है भाई। समझ में आ गई बात? फिर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या है भाई? ये रेनबो फॉर्मेशन से रिलेटेड है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें भी 7 कलर होते हैं। आप लोगों को आसमान में क्या है, एक ऐसी कलर्ड चाप दिखाई देती है, आर्क सी दिखाई देती है भाई, देखा होगा आपने कभी भी, ठीक है। तो वो हमेशा ही बारिश की फुहारों के बाद में पॉसिबल होता है भाई, रेन शॉवर के बाद में पॉसिबल होता है, ठीक है। जब कभी हम खुद पढ़ा करते थे तो उस दौरान बताया जाता था कि जो इंद्र भगवान है वो यहां से रथ लेकर के निकलते हैं, इसी वजह से इंद्रधनुष बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। जो भी चीजें पॉसिबल है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो सारे की सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। भूकंप आता है, पहले कभी आप लोगों ने सुनने को मिला होगा कि भी गाय है वो एक सींग पे क्या रखे है? धरती को रखे हुए है। जब वो सींग बदली करती है ना,
ठीक है, उस दौरान भूकंप आ जाता है। लेकिन आपने 8वीं क्लास के अंदर क्या है, भूकंप के बारे में पढ़ा, तो किसका कारण है, सिस्मिक वेव जो ट्रमरस वगैरह धरती की अर्थ क्रस्ट वगैरह में जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनके कारण ट्रेम्बलिंग होती है, तो उनके कारण तो भूकंप आता, धरती हिलती है। ठीक है, कौन सा गाय बदल रही है, कोई सी गाय नहीं बदल रही है भाई, एम आई राइट? ऐसा ही था ना भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इंद्र भगवान नहीं जाते यहां से, अगर कोई जाता मान लीजिए आसमान से तो हमको दिखाई नहीं देता क्या, दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है अभी, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारे हस्तक्षेप के बिना भी होती है वो, हम चाहेंगे तो इंद्रधनुष बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बस हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कर सकते हैं ग्लास प्रिज्म के जरिए से। आपके पास जो स्केल होता है ना, ठीक है, वो प्लास्टिक का होता है, तो उसके अंदर से अगर आप लोग देखोगे आंखों के यहां लगा करके ऊपर की साइड देखोगे तो विबग्योर बनता हुआ नजर आएगा, आप लोगों को देख लेना चाहिए, जब भी सनलाइट आए उस दौरान देखना है बाहर की साइड, समझ में आ गया। घर पे भी देख सकते हो आप लोग, ये नहीं कि स्कूल में होगा, घर पे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 कलर दिखेंगे आप लोगों को। अगर आप सनलाइट क्या स्केल के अंदर से भी पास करोगे तो भी विबग्योर बनेगा, देख लेना चाहिए आप एक्सपेरिमेंट करके। जब ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे सनलाइट में ले जा करके, तो उस दौरान स्केल भी ले चलना, उसके अंदर से भी दिखाएंगे। आयरन का नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो प्लास्टिक का आता है, कदे आयरन वाला उठा के ले चलो, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, इस प्रकार की चाप आप लोगों ने आसमान में बहुत ज्यादा देखी होगी भाई, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, ए रेनबो, क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड भाई, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है भाई, इंद्रधनुष बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जगह आप फिनोमिना भी बोल सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया, क्योंकि VIBGYOR होता है इसके अंदर, ठीक है, और जो विबग्योर मिलता है हमको, ठीक है, एक बीम ऑफ कलर्ड कंपोनेंट मिलता है, उसको हम स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, या आप लोग नेचुरल फिनोमिना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शोवर। रेन शोवर मतलब बारिश के बाद में क्या होता है, फॉर्म्ड होता है भाई, ठीक है। इट इज कॉज्ड, ये इसका कारण है भाई, क्यों होता है भाई, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्शन ऑफ ए सनलाइट, किसके द्वारा, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। आसमान में क्या रहती हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। कहां रहती हैं भाई, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, ये मान लेंगे हम लोग अर्थ है भाई, है ना भाई, इसके सरफेस के ऊपर हम लोग क्या है भाई, खड़े हुए रहते हैं भाई, रहते हैं ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की भी तो एक रेंज है ना भाई, क्या नहीं है। हम मान लेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज यहां तक है भाई, धरती के मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां तक भी आएगा उसको भी खींच लेगी धरती, ठीक है। आप लोग कितनी दूर तक खींच सकते हो, आप अपने हाथ ऐसे करके फैला ले, ठीक है, तो आपके हाथ जहां तक जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को वहीं तक तो कैच कर सकते हो आप लोग, उससे बाहर कैच कर पाओगे आप। आपको क्या है, अगर इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसी साइड जाना होगा उसको कैच करने के लिए, अगर उस साइड में है तो उसी साइड कैच करने के लिए जाना होगा, तो रेंज से बाहर आप भी नहीं पकड़ सकते किसी को, एम आई राइट, ठीक है। तो अर्थ भी क्या है, एक रेंज में ही क्या करेगी, किसी चीज को खींच सकती है। हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, क्योंकि हम उसकी रेंज तक नहीं फेंक सकते भाई, है ना, नहीं फेंक सकते ना। तो जो बूंदे क्या रहती हैं, इसके कवरेज एरिया से बाहर रहती हैं, मान लीजिए ग्रेविटेशन फील्ड से कहां रहेंगी, बाहर, तो वो बूंदे क्या धरती अट्रैक्ट करेगी उन बूंदों को, नहीं करेगी भाई, वो आसमान में ही लटकी रहेंगी। समझ में आ गई बात, बूंदे कहां से आती हैं, जब बारिश होती है तो उस दौरान ग्रेविटेशन फोर्स से जो नीचे आ जाती हैं, उसकी फील्ड से नीचे आ जाती है, तो वो तो धरती पे आएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन उससे बाहर जो रह जाएंगी वो वैसी की वैसी आसमान में लटकी रहेंगी। और आप जानते हो कि जो पानी की बूंद होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण होती है, पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। तो स्फेरिकल इन शेप होंगी भाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इसने तो गोल दिखा रखी है भाई, लेकिन स्फेरिकल इन शेप होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये सनलाइट इसके अंदर से जाएगी भाई, ठीक है, तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह। तो जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर में बट जाएगी भाई, 7 कलर में। आप लोग देख रहे हैं कि रेड ऊपर की साइड है और वॉयलेट नीचे की साइड है, तो क्या बन जाएगा, VIBGYOR बन जाएगा भाई, ठीक है। तो वो हमको किसकी फॉर्म में दिखता है, एक आर्क की फॉर्म में दिखता है भाई, ठीक है। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण वो एक आर्क के रूप में दिखाई देता है हम लोगों को,
ठीक है, कलर कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं। इसी फिनोमेना की वजह से, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होगा वो किसके द्वारा होगा? प्रिज्म तो है नहीं भी ऊपर, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। किसकी वजह से होगा? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर इसमें आगे क्या कह रहा है भाई कि ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। अगर शाम के टाइम फॉर्म्ड होगा तो सन उस साइड में मिलेगा भाई, ठीक है, तो इंद्रधनुष आपको इसमें मिलेगा भाई, ठीक है। अगर सुबह के टाइम फॉर्म्ड होगा तो सूर्य इस साइड मिलेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब सन की हमेशा ही किसमें होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है भाई। कौन? इंद्रधनुष भाई, रेनबो। तो ये कहता है द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। छोटी छोटी प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वही चीज है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो फिर कहता है भाई इसके अंदर यू कैन ऑल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे। सनी डे मतलब है जिस दिन सूर्य अच्छा उग रहा हो, धूप हो जिसके दिन। बादल अगर होंगे तो सीधी सी बात है सूर्य की धूप नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी तो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है उनके अंदर से कहां पास होगी? तो रेनबो नहीं बनेगा भाई। सनी डे बोलते हैं भाई जिसके दिन सूर्य अच्छा रहता है, धूप अच्छी खिली रहती है, ठीक है। When you look at the sky through the waterfall or through a फाउंटेन भाई, अगर आप फुहारा वगैरह है कहीं पे, जैसे आप वहां पे गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम में, ठीक है, वहां पे फवारे वगैरह थे, उस दिन सनलाइट थी, ठीक है। अगर उसके अंदर से देख रहे थे हम लोग तो आप लोगों को रेनबो दिखाई दे रहा था। या कहीं पे और जगह आपको मिले, किसी पार्क वगैरह में आप चले जाओ या और कहीं चले जाओ, किसी प्लेग्राउंड वगैरह में, वहां पे फाउंटेन वगैरह फवारे वगैरह हो, वो सूर्य की धूप आ रखी हो अच्छी वाली, ठीक है, तो उसके अंदर से जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के अंदर से देखोगे तो आपको दूसरी साइड में क्या दिखाई देगा? एज लाइक रेनबो दिखाई देगा भाई, ठीक है। वो 7 कलर दिखाई देंगे आप लोगों को पानी के अंदर से भी। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। फिर कहता है भाई विद द सन बिहाइंड यू, सन अपने से बिहाइंड होना चाहिए, दूसरी साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है भाई? रेनबो फॉर्म्ड होता है भाई। क्लियर है सभी को? देखो भाई फिर आता है भाई एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या कर लेगी? अपना रास्ता बदल लेगी भाई, जिसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो शॉर्ट में एक डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग क्या, कि एक ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो किसके द्वारा हो? अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा क्योज्ड हो भाई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे से जहां से सनलाइट आती है भाई, ठीक है, मान लेंगे हम लोग कि ये सन है भाई, ठीक है, ये अर्थ है भाई, ठीक है, तो यहां से सनलाइट यहां आएगी भाई, सन के पास से यहां आएगी भाई, ठीक है। तो जो हमारी सन से डिस्टेंस है भाई वो 150 लाइट ईयर्स है भाई। कितनी है भाई? 150 लाइट ईयर्स है भाई, ठीक है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट बिल्कुल सीधी की सीधी हमारे पास आएगी, अगर थोड़ी दूरी तय करनी है तो सीधी की सीधी चलेगी भी वो, ठीक है। तो हमारे यहां और सन के बीच में बहुत सारे मीडियम है भाई, सैंड पार्टिकल्स भी हैं, कोई गैसेज भी हैं भाई, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर भी मिलेंगे, स्मोक भी मिलेगा, गैसेज भी मिलेंगी बहुत सारी। हम लोग क्या करते रहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते रहते हैं, पेट्रोल बर्न होता है, डीजल बर्न होता है, हम लकड़ियां वगैरह जलाते रहते हैं, उनसे अपने अपने ऑक्साइड निकलते हैं, उसके अंदर सल्फर होती है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, अपने ऑक्साइड बनाएंगे। तो अलग अलग गैसेज की क्या होती है? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई, होगा ना, सीधी सी बात है। तो जब सनलाइट यहां से चलेगी मान लीजिए तो वो क्या होगी? बार बार अलग अलग मीडियम के अंदर से जाएगी तो अलग अलग रास्ता चेंज करेगी भाई। तो इसी वजह से वो बार बार रास्ता ट्रेवल करने की वजह से हमारी आंखों के अंदर जब आती है तो फ्लिकर करती हुई आती है भाई। क्या करती हुई आती है? फ्लिकर। तो ये जो लाइट है उसका पथ चेंज कहां से हुआ? एटमॉस्फेयर से हुआ है भाई, एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एक ऐसा रिफ्रैक्शन जो किसके द्वारा हो? अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण होता है भाई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या दे रखा है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द अपैरेंट रैंडम वीवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती जला करके रख दे, ठीक है, अगर उसको हवा लगती रहेगी तो वो जो मोमबत्ती की लो होती है, आग जो होती है जिसके अंदर 3 जोन होते हैं,
लुमिनस, नॉन लुमिनस और डार्क जोन जो होता है अंदर वाला, ठीक है। तो वो हिलती हुई नजर आएगी आप लोगों को, वैसे भी आप मुंह से फूंक मारेंगे तो भी हिलेगी, वो हिलेगी या नहीं हिलेगी, ठीक है। तो कहता है थ्रो टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर अबो ए फायर और ए रेडिएटर। रेडिएटर का मतलब होता है जो हीट छोड़ रहा है भाई, ठीक है। जैसे सन हीट छोड़ रहा है तो उसके आसपास की जो एयर मिलेगी वो क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी भी, लेकिन जो उसकी लो है भाई, मोमबत्ती की है, माचिस की तीली की है, वो ज्यादा गर्म मिलेगी भी उससे, ठीक है। तो ये कहता है द एयर जस्ट अबो द फायर बिकम्स हॉटर, हॉटर हो जाएगी भाई, है ना। देन द एयर फर्दर अप भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मोमबत्ती है भाई मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर लो लगभग इतनी मिलेगी भाई, तो इसके ऊपर की जस्ट एयर है ये वाली ज्यादा गर्म मिलेगी, यहाँ की जो ऊपर की एयर है वो क्या मिलेगी, कम गर्म मिलेगी। सही बात है भाई, कूल मिलेगी कहने का मतलब है भाई, ठीक है। तो फिर कहता है द हॉटर एयर इज लाइटर। जो हॉटर एयर होती है, आपने सी ब्रिज लैंड ब्रिज कभी पढ़ा था 7वीं क्लास में, तो हॉटर एयर क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी, ऊपर वाली हवा क्या मिलेगी, ठंडी मिलेगी। तो हॉटर एयर क्या मिलेगी, लाइटर, कहां चली जाएगी, ऊपर इन द स्काई, तो यहां का स्पेस खाली रह जाएगा भी, सीधी सी बात है, ठीक है। लेस डेंस का मतलब होता है इसके अंदर से अगर मान लीजिए सन की रे ऑफ लाइट जाएगी तो अपना पथ चेंज नहीं करना पड़ेगा, रेयर समझ सकते हैं हम इसको, ठीक है। देन द कूलर एयर, कूलर एयर की अपेक्षा में, ठीक है। फिर कहता है अबो इट एंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट द कूलर एयर, ठीक है। कूलर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एयर को कूल करते जाएंगे तो वो कंडेंस होना चालू हो जाएगी, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, एयर कूल होगी तो उसके अंदर से डेफिनेटली रे ऑफ लाइट को क्या करना पड़ेगा, पथ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पार्टिकल दूर दूर होंगे तो पथ कैसा चेंज करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कूलर एयर की अपेक्षा में कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी भाई, ठीक है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। अगर हॉट एयर के अंदर से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो फड़फड़ाता हुआ नजर आएगा, फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा भाई, क्योंकि वो लो भी क्या है, बार बार हिलती रहती है भाई, है ना। फिर इसके अंदर कहता है दिस वीवरिंग दस एन इफेक्ट ऑफ द एटमोस्फियर। ये जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है भाई, किसके कारण होता है, एटमोस्फियर के कारण होता है भाई, ठीक है। तो ये कहता है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोस्फियर, या इसको दा भी लगा सकते हैं यहां पे, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोस्फियर इज नोन एज ए एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन भाई ऑन ए स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट। लोकल इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ही कम होता है भाई, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमिना ऑन ए मच लार्ज स्केल, लेट अस हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। अगला जो टॉपिक है भाई वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है भाई वो किस कारण से होता है, उसके अंदर भी सेम फिनोमिना मिलेगा आप लोगों को। कौन सा फिनोमिना, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। वहां पे स्टार का जिक्र है तो लाइट किसकी आ जाएगी, स्टार की। अगर सन का जिक्र होगा तो लाइट किसकी आ जाएगी, सनलाइट आ जाएगी भाई। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है भाई, देखे भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भाई, मतलब तारे जो हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं भाई, क्यों चमकते हैं मतलब, ठीक है। जो तारे भी होते हैं भाई वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन हमें क्या है वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं भाई, ठीक है। जो तारे हैं भाई वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7वीं में पढ़ा है आप लोगों ने, कौन से ऑब्जेक्ट हैं तारे, लुमिनस है, नॉन लुमिनस है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, कौन से हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट करता हो, खुद की लाइट छोड़ता हो। जैसे फॉर एग्जांपल सन भी है भाई, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है भाई वो, ठीक है। तो तारों का भी अपना प्रकाश होता है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो तारे जो है भाई वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, लेकिन हमको क्या है इस शेप और साइज में दिखाई देते हैं भाई, हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, ऐसा ही कुछ दिखाई देते हैं ना, लेकिन वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ऐसा कुछ होते हैं स्टार्स,
इतनी दूर से जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण हमें जो स्टार्स की शेप है कुछ ऐसी दिखाई देती है, और स्टार्स जो हमें अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई देंगे उसका भी कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टारलाइट। समझ में आ गई बात। तो देखें इसके अंदर क्या क्या रहा है भाई, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टारलाइट। इसमें सनलाइट नहीं लिखोगे क्योंकि ये स्टार की खुद की लाइट है, वो आ रही है, वही क्या कर रही है, चेंज हो रही है भाई, उसका पथ चेंज हो रहा है अभी बार बार। ठीक है, तो इसका मेन कारण अगर एक नंबर में पूछ ले, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या व्हाट इज द क्योज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये पहली लाइन जो अभी अभी मैंने पढ़ी है कहां तक, यहां तक, इट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार, या इट इज क्योज्ड बाय भी लिख सकते हो आप, इट इज क्योज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टारलाइट, अगर एक नंबर में पूछ ले तो। समझ में आ गई बात। अगर 2 या 3 नंबर में पूछता तो फिर सारा करना पड़ेगा भाई आप लोगों को। ठीक है, तो द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये बोल रहा है कि जब भी स्टारलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एंटर करती है भाई। ठीक है, अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली भाई, जो रिफ्रैक्शन है भाई वो बार बार होता चला जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि स्टार के और हमारे बीच में क्या है, बहुत सारे मीडियम है, और बहुत सारे मीडियम के अंदर से जब स्टार लाइट जाएगी तो वो क्या करेगी, बार बार में पथ बदलती रहेगी भी, रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, ऐसे ही जाएगी भाई, जाएगी या नहीं जाएगी। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। तो बार बार क्या हो रहा है, पथ चेंज हो रहा है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा अभी। किसके कारण, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। देखें, बिफोर इट रीचेज द अर्थ, जब तक अर्थ के पास पहुंचती है, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन ए मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो किसके कारण होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण होगा भाई। ठीक है भाई, फिर कहता है भाई, फिर आप लोग आ जाएंगे भाई, यहां पर आ जाएंगे भाई, ये बीच वाले पैराग्राफ का अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सिंस इसके बाद, इंडेक्स के बाद, शुरू से इंडेक्स तक करना है, फिर इससे लास्ट तक करना है। ठीक है भाई, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, हम लोग ये जानते हैं कि तारे हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर हैं भाई, दूर है ना। ठीक है, फिर अभी दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले शुरू करवाया तो बताया था कि पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ, लगभग जीरो के आकार के होते हैं ये। ठीक है, फिर कहता है एज द पथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and the amount of starlight entering the eye flickers। जो भी स्टारलाइट यहां से एटमॉस्फेयर से आकर के हमारी आंखों के अंदर आएगी वो फ्लिकर करते हुए आएगी, फड़फड़ाते हुए आएगी, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, फिर कहता है द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर, एक बार तो जो स्टार है, जैसे कोयले देखे होंगे आप लोगों ने चूल्हे के अंदर दिखते हैं ना, सर्दियों के अंदर खासकर देखना, गर्मियों के अंदर तो लगभग लाल, ज्यादा से ज्यादा रेड कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर तो देखोगे तो एक बार तो बहुत ज्यादा चमकेगा, फिर थोड़ा सा कम चमकेगा, फिर एक बार फिर और ज्यादा चमकेगा, फिर और थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्टार दिखाई देती है, एक बार तो बिल्कुल ब्राइटर दिखाई देंगे आप लोगों को, फिर थोड़ा सा फेंटर दिखाई देंगे, फिर ब्राइटर दिखाई देंगे, फिर फेंटर दिखाई देंगे। वो सारा का सारा फ्लक्चुएशन का कारण है भाई, फ्लिकर का कारण है भाई, एक बार ज्यादा मतलब ब्राइटर दिखना, फिर एक बार फेंटर दिखना, वो सारा का सारा फ्लक्चुएशन के कारण होता है भाई। ठीक है, और फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है भाई। ठीक है, तो सम टाइम अपीयर ब्राइटर, बहुत ज्यादा बार क्या दिखाई देंगे, ब्राइटर दिखेंगे, एंड सम टाइम फेंटर, फेंटर का मतलब है कम चमकीले भाई। ठीक है, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है, ट्विंकलिंग इफेक्ट है। इसी कारण से क्या है, जो सितारे हैं वो क्या होते हैं, चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हाँ बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई जो तारे होते हैं भाई, या सितारे जो भी होते हैं, ठीक है, वो हमको क्या है, अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई देते हैं। देखो ये क्या था, ये इसका एक्चुअल पथ था भाई, कौन सा पथ था भाई, एक्चुअल पोजीशन, सॉरी भाई, एक्चुअल पोजीशन है भाई ये इसकी। ठीक है, लेकिन वो सितारा जो है, वो हमको जो स्टार्स है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है भाई। ठीक है, एक आगे क्वेश्चन आएगा कि भी जो सन भी है भी हमको
वो सनराइजिंग से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सनराइज जो सेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। उसका कारण भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। वहां पे सनलाइट हो जाएगा, यहाँ पे स्टारलाइट है भाई, ठीक है। तो जो भी सितारे हैं हमको वो अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। तो क्यों देते हैं भाई हमको अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई भाई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि ये दीपांशु खड़ा है भाई, कौन खड़ा है? दीपांशु, ठीक है, संजय का, ठीक है भाई। तो ये दीपांशु ऊपर की साइड देख रहा है भाई सितारों को, ठीक है। तो इसको ये जो सितारा है वो कुछ इस पोजीशन पर दिखाई दिया भाई, ऊपर की साइड, ठीक है। इसका अगर मेन कारण पूछने लग जाते एक नंबर में, तो कारण क्या रहेगा? इट इज क्योज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टारलाइट। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसमें अगर लिखोगे क्या भाई आप लोग, तो आप लोग लिखोगे इसके अंदर द एटमॉस्फियर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो एटमॉस्फियर है भाई, ठीक है, वो स्टारलाइट को किस साइड मोड़ देगा भाई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस मींस दैट जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? रेयर टू डेंसर जा रही है भाई, ठीक है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टारलाइट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन जो होगी, एक्चुअल पोजीशन ये है, और अपेरेंट पोजीशन क्या है? थोड़ी सी ऊपर की साइड होगी भाई, ठीक है। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबो द एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार दिखाई देगा आप लोगों को वो थोड़ा सा क्या है? हायर दिखाई देगा, ऊपर की साइड दिखाई देगा भाई। व्हेन व्यूड नियर द ओरिजोन। ओरिजोन क्या होता है? जहां पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, अपीयर्स होते हैं, उसको उस जगह को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन बोलते हैं। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाओगे, ठीक है, वहां से क्या है? आकाश की तरफ जब भी सामने देखोगे तो एक जगह ऐसी दिखेगी जैसे जहां पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो उस जगह को हॉरिजॉन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर भाई, ठीक है। तो फिर कहता है भाई दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। ये जो है वो स्टेशनरी नहीं है भाई। जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन बदलती रहेगी वैसे वैसे इसकी पोजीशन भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, क्योंकि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर काटती है, और अपने अक्ष के चारों ओर भी चक्कर काटती है भाई, है ना। इस वजह से इसकी पोजीशन जो है वो बार बार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। लेकिन जो स्टार एक्चुअल पे होगा उससे दिखेगा हमेशा अपेरेंटली ऊपर की साइड दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। फिर कहता है बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन। अगर हम फिजिकल कंडीशन को, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो फिजिकल कंडीशन चेंज कर दे भाई, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं रहेगा भाई, ठीक है। तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लोग लिख देंगे कि जब भी स्टार लाइट क्या है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कहां मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जब डेंसर मीडियम टू कहां जाएगी? रेयर मीडियम जाएगी तो कौन से कहां पे मुड़ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसी वजह से, इसी फिनोमेना की वजह से क्या होता है भाई? जो स्टार है वो किस पे दिखते हैं? अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई देते हैं, ठीक है भाई।